Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 15th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that wholesale price inflation spikes to the record as food fuel surges. So the wholesale price inflation, there's an inflation in the wholesale prices which has went to the highest when it comes to food and fuel. So it has surged the highest. Primary food inflation hit as 13 months high. आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल में किस मतलब क्या चेंजेस के बारे में बताया है, एंड देन विल सी कि होल सेल प्राइस क्या होता है, कि कैसा होल सेल प्राइस हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे प्राइस से डिफरेंस होता है. ये आर्टिकल का सिंपल मतलब यही है कि डेटास के हिसाब से ये नोटिस किया गया है होल सेल प्राइस के जो रेट्स हैं, जो परसेंट हैं, वो बढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली फूड और फ्यूल को लेकर. India's wholesale inflation accelerated to a new high, that is 14.2% in November from 12.5% in October, led by the surge in primary food inflation that hit 13-month high and continued to upstick. Minerals, fuel, पावर एज वेल एज ऑयल एंड गैसेस, क्योंकि ये सब चीज़ें होलसेल लिस्ट में आती हैं जिनमें देखा गया है कि एक मंथ के डिफरेंस में भी या फिर मतलब एक मंथ के अंदर अंदर एक लार्ज परसेंट ऑफ चेंज दिख रहा है. Economists term November's record wholesale inflation number the eighth month in a row that India has seen double digit inflation, a negative surprise. Expectations that tax cut on the fuel announced last month by the union government could provide some relief to the producers with the high commodity and cost. लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ में देखा था हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस किया था कि फ्यूल्स को लेकर टैक्स कम किया था. ठीक है, प्राइस कम करने की बात की थी. तो ये जब उन्होंने बात किया तो लोगों को लगा, प्रोड्यूसर्स को लगा कि अब थोड़ा सा रिलीफ रहेगा हमको व्हेन इट कम्स टू प्राइस, बट कुछ खास चेंज नहीं दिख रहा. Fuel and power inflation, in fact, surges to the record of almost 40% in November, राइजिंग शार्पली इन डबल डिजिट, जो कि लास्ट मंथ मतलब अक्टूबर का 29.5% था. So the marked upstick was visible across the most categories beyond fuel, manufacturing products, recording the marginal reductions of months. अब हम ये आर्टिकल देख लिया कि प्राइस बढ़ा है सबका 12.5 से 14.5, 29 से 40%. अब थोड़ा सा होल सेल प्राइस देख लेते हैं कि होल सेल प्राइस है क्या. सबसे पहले चीज़ इन्फ्लेशन सबको पता है, द कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस द मार्केट, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद अब होल सेल प्राइस अगर हम बात करें, होल सेल बाय द टर्म आप समझ सकते हो कि इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि एक होल सेल रेट पे बेचा जाता है, जिसके लिए अलग अलग नहीं बट इट इज़ सोल्ड एट अ होल सेल प्राइस. एक साथ ट्रेड किया जाता है विद अ लार्ज कमोडिटी, बल्क में एक साथ उसको ट्रेड करते हैं. ठीक है, इट बेसिकली मेजर्स द इन्फ्लेशन एट द फैक्ट्री लेवल एंड नॉट एट द कंजम्पशन पॉइंट, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स के पास जाएगा तो वो होल सेल प्राइस पे नहीं जाता. बहुत रेयरली कुछ प्रोडक्ट्स ही होल सेल प्राइस पे जाते हैं, नहीं तो सब एमएसपी पे जाता है. इसके लिए इनका जो प्राइस है या फिर इनका जो इन्फ्लेशन रेट है, वो फैक्ट्री जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहीं से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. एंड इट अमाउंट्स टू द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब वाई हम होलसेल प्राइस क्यों लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सबसे पहला इज टू मॉनिटर द प्राइस ड्रिफ्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द डिमांड एंड सप्लाई. द मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन मतलब जिस लेवल से वो स्टार्ट होता है, दो इट कैन बी अ कंस्ट्रक्शन साइट, मैन्युफैक्चरिंग साइट, अ सप्लाई पार्ट, वहाँ से कितना चेंजेस दिख रहा है, कितना अप एंड डाउन दिख रहा है प्राइजेस का, वो नोटिस करते हैं. दूसरा, मैक्रो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों की क्या कंडीशन है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है और एंडिंग तक कितने चेंजेस दिख रहे हैं इकोनॉमी में, कितने इज़ इट गोइंग वेल. सो द असेसमेंट ऑफ बोथ द इकोनॉमी ईजी होता है अगर हम होलसेल प्राइस से इन्फ्लेशन काउंट करें चीज़ों का.
ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो किसके तरफ से पब्लिश किया जाता है, तो दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और इसका बेस ईयर जो है रिवाइज्ड होता है। अभी रिसेंटली रिवाइज किया था, जो बेस ईयर हमारा 2004-05 से 11-12 था, उसको हमने 2017 में ही चेंज किया। अभी हमारा बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। अब लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं दो टर्म में, दैट इज़ होलसेल प्राइस एंड दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों ही में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अथॉरिटीज़ को लेकर ही नहीं, क्योंकि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें तो कंज्यूमर प्राइस अपने में ही 6 पार्ट में डिवाइड होता है, एग्रीकल्चर, रूरल, लेबर, वर्कर, फिर ब्यूरो, तो अपने में ही वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है। उनका बेस ईयर भी अलग होता है, जैसे कि होलसेल प्राइस का बेस ईयर 11-12 है, कंज्यूमर प्राइस का बेस ईयर 2012 है। कमोडिटीज़ अगर हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स, जो बल्कि गुड्स हम एक साथ लेते हैं, एक बल्क में गुड्स हम कंपेयर करते हैं ओनली फॉर गुड्स, वेरएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो है प्राइस चेंजेस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसकी रेलेवेंसी देखेंगे तो ये जो इसकी रेलेवेंसी है, ये रेलेवेंसी हमारे प्रोड्यूसर्स तक रहती है कि वहाँ से कितना ट्रैक डाउन कर सके इन्फ्लेशन, वेरएज यहाँ पर इनकी रेलेवेंसी कंज्यूमर्स को लेकर रहती है कि कंज्यूमर्स पे कितना डिफरेंसेस पड़ रहा है। तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में यही दो इन्फ्लेशन ट्रैकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सीपीआई और गुड्स और ये प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स द वाइडनिंग ऑफ 3 चार धाम हाईवेज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 धाम हमारे हाईवेज हैं उसको वाइडन, क्योंकि एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर मैं बोलूँ कि मिलिट्री के लिए अप्रूव किया है कि इधर के प्रॉपर हाईवेज फैसिलिटेट बना पाए। सो दे विल फैसिलिटेट द क्विक मूवमेंट ऑफ द troops according to the government. Supreme Court on Tuesday upheld the government's mandate to broaden the 3 Himalayan highway considered crucial by the Ministry of Defense for the quick troops build up along the India-China border. इंडियन डिफेंस के हिसाब से 3 ऐसे ब्रॉड हाईवेज हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, जो कि इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उनके लिए, एंड जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है यहाँ पे हम हाईवेज बनाने को आपको अप्रूवल देंगे बिकॉज इट इज़ स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। द 3 नेशनल हाईवेज ऋषिकेश टू मन्ना, देन एक है ऋषिकेश टू गंगोत्री, और उसके बाद एक है तनाकपुर टू पिथौरागढ़, तनाकपुर टू पिथौरागढ़, ये 3 मेन हाईवेज बनाने की बात की है एज अ फीडर रोड्स टू दी नदर्न बॉर्डर्स विद चाइना। दे आर अ पार्ट ऑफ चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। द हाईवे विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड। So this is the Char Dham highway project which will be developed with the accordance of double lane paved shoulder system, जिसको DLPS सिस्टम बोला जाता है। द कोर्ट इन जुडिशियल रिव्यू कैनॉट सेकेंड गेस द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फॉर द आर्म फोर्स। द वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय MOD Ministry of Defense to modify the court's September 18, 2020 order which directed the mountain roads for Char Dham project should be 5.5 meter in width and compliance with 2018 circular of Ministry of Road and Transport। वो सब की जो डिसीजंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि रोड की चौड़ाई सिर्फ इतनी होनी चाहिए और इतने लेंथ एंड ब्रेथ की होनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, पेटिशन साइन किया, एप्लीकेशन साइन किया कि आप उसको चेंज करो, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान लिया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ये जो
अभी जो बनेगा उसका विथ भी बढ़ाया है नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, 7 मीटर विथ 1.5 मीटर पेव्ड शोल्डर ऑन दी ईदर साइड्स। उस पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में अगर आप लिखोगे, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप लिखोगे कि इंडिया क्या काम कर रहा है, तो उसमें यू कैन इंक्लूड दिस चारधाम हाईवे विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल ले लिया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा यूएन की मीटिंग के ऊपर है। इंडिया वोट्स अगेंस्ट द यूएन डायरेक्ट रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जैसे हम सबको पता है कि ये साल का अभी का जो चेयरमैनशिप है यूएन का, दैट इज़ टू नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया और कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर एक डिसीजन दिया या एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें दे वो टॉकिंग की क्लाइमेटिक चेंज को इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करके दे वो टॉकिंग कि ऐसा ऐसा एक ड्राफ्ट है कि हम दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं या दोनों के ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं, जिस पर वोटिंग हुई, जिसमें सिर्फ 12 लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी सभी कंट्रीज़ ने रिजेक्ट किया। कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड रशिया रिजेक्ट कर दिया, चाइना जैसे कंट्री ने उन्होंने एब्सटेन कर दिया अपना वोट, स्टेटिंग दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक बोथ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टुगेदर। बिकॉज दोनों ही, अगर इंटरनल सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें या फिर अगर हम क्लाइमेट चेंज की ही बात करें, दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज इट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल नेशनली। सो इट अपोजेस द सीकिंग टू शिफ्ट द talks from UNFCC to the Security Council. India on Monday voted against the draft resolution at the UN Security Council linking directly to the climate to security. यही चीज़ क्लाइमेट से इंटरनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट लिंक करके दे वर टॉकिंग, जिसमें कि बहुत लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट किया। The resolution was sponsored by Ireland and Nigeria, and it did not pass, with 12 members voting for it, India and China voting against it, and India and Russia voting against it, and China abstaining it. Nigeria, which holds the UNSC presidency for December, organized the debate on December 9, titling Maintaining the Internal Security and Peace. One of the objectives of the debate was to examine how terrorism and security risk could be linked with the climatic change as per the concept. तो नाइजीरिया का ये कॉन्सेप्ट था या नाइजर का ये कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे क्लाइमेटिक चेंज को इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक्ड अप करके बात कर सके, ताकि दोनों ही चीज़ को साथ में लेकर हम उस चीज़ पे काम कर पाए। So the video of Mr. Tirumurthy explaining the India's vote was posted by the official Indian handles on Twitter. If the Security Council indeed talks over the responsibility on this issue, a few states will then have a free hand in deciding the climate-related issues. सो जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर, और इंडिया के साथ रशिया ने भी अगेंस्ट किया वोट। सिर्फ 12 कंट्रीज़ थे जिन्होंने इसके सपोर्ट में किया कि ठीक है वी कैन टेक इट। कुछ कंट्रीज़ ने एब्सटेन कर दिया चाइना जैसे, और कुछ कंट्रीज़ ने उनके अगेंस्ट ही वोट कर दिया है। सो दैट वाज अबाउट यूएन ड्राफ्ट। देखते हैं उसकी अभी अलग क्या इनिशिएटिव लाते हैं या फिर उसके जगह पर क्या ड्राफ्ट लेके आते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा डीक्रिमिनलाइजेशन पर, मेकिंग अ केस फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन। अगर इसकी बात करें, सो डीक्रिमिनलाइजेशन अगर हम बात करें इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ या फिर किधर से इंस्पायर्ड होकर यूज़ होता है, उसके ऊपर देखते हैं। द स्टोरी बेसिकली क्यों आया है, तो अभी जब से हमारे जो इंडियन एक्टर थे लेट सुशांत सिंह राजपूत, उनके डेथ के बाद से ये चीज़ नोटिस आया था कि एनडीपीएस जो ड्रग्स एक्ट को हर जगह यूज़ कर रहे थे, छोटे छोटे केसेस में यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद से हमने नोटिस किया कि कितने सारे केसेस हम देख रहे थे। भारती के केस देखा, फिर शाहरुख खान के सान का केस देखा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस नोटिस में आ रहे थे। एंड इसकी वजह से एक चेंज बोला गया था कि क्यों ना हम एनडीपीएस के एक्ट को थोड़ा चेंज कर दे, ताकि हर एक छोटी छोटी केसेस को इतने बड़े लार्ज पर्सपेक्टिव में ना लाए। और जिसके ऊपर आर्टिकल आया था कि हम सभी केसेस पे एक रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, इतने बड़े मतलब चेंजेस नहीं करेंगे, एंड उसी पे ये आर्टिकल आया है अबाउट मेकिंग अ केस फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन. So, in the backdrop of the several high-profile cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the central government recently
convened an interdepartmental meeting to reevaluate it. As per the reports emerging from the meeting, the central government, based on the recommendation of Ministry of Social Justice and Empowerment, is considering for amending this act. इस एक्ट को चेंज करने की बात की गई है. स्टेट पॉलिसीज ऑफ कंट्रोलिंग द ड्रग ट्रेड एंड द यूसेज हैज ट्रेडिशनली बीन प्यूनिटिव इन नेचर सिंस द यूसेज ऑफ ड्रग इज बीन ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल लॉ. ठीक है. नाउ व्हाट डज द एक्ट स्टिपुलेट्स. एक्ट किस चीज़ पर बात करता है या एक्ट किस चीज़ पर काम करता है. ये जो हमारा NDPS एक्ट है. So the NDPS Act is an umbrella legislation dealing with the control and regulation of narcotic drugs and psychotropic substances. जो हमारे जितने भी अलग अलग तरह के ड्रग्स या जो भी सब्सटेंस होते हैं. It is a law. If the law is amended to decriminalize the small drug offense, it will depart from the approach of regarding drug usage to be a criminal activity and focus on टैकलिंग इट एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न. क्या बोला गया था कि ये जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, अगर किसी के पास बहुत ही कम अमाउंट में ऐसे कुछ सब्सटेंस मिले हैं, उसके ऊपर भी इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है फॉर 24 आवर्स, फॉर 48 आवर्स, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्पीडी ट्रायल जाते हैं. तो चेंजेस क्या बोला था कि जब इतने कम में आपको कुछ मिल रहा है सब्सटेंस, तो उनके लिए थोड़ा सा चेंजेस या अमेंडमेंट लाओ कि आप इतना बड़ा प्रोसीजर ना निभाओ उसके लिए, एंड स्पीडी मतलब उस पर डिसीजंस हो पाए. तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर आप हमारे NDPS एक्ट में ये छोटे छोटे सब्सटेंस या केसेस के लिए अगर चेंजेस लाओगे, दैट मीन्स आप अपना जो रूल है, जो डिसिप्लिन है जिसकी वजह से एक्ट लाया था, वो चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हेल्थ कंसर्न के ऊपर तो बनाया ही गया है, बट डीक्रिमिनलाइजिंग, वो जो टर्म है क्रिमिनलाइजिंग ऑफ द लॉ, डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफ द लॉ, वो हट जाएगा अगर आप ये चेंजेस लाओगे तो. Therefore, as the government actively considers decriminalizing under the NDPS Act, it is important to understand the benefits of promoting the strategies to reduce the demand. At present, under the NDPS, any person who consumes or possesses a narcotic drugs or a psychotropic substance can be sentenced to imprisonment and be slapped by the monetary penalties. Amount उनको भरना पड़ेगा. The NDPS Act provides a limited avenue to the court of law to exempt an addict from facing the imprisonment in the case the volunteer of the treatment at the deactivation. No such exemptions are provided to the first time users. फर्स्ट टाइम भी अगर कोई पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट भी ये पूरा ट्रायल या ये पूरा केस चला जाता है. ऐसा नहीं कि इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट टाइम तो उसको छोड़ देंगे या फिर एक पेनल्टी दे के छोड़ दें, नहीं. मोर ओवर ये बोला जाता है कि 35 years ऑफ NDPS एक्ट हैव बीन फोर्सेस. उसका मैकेनिज्म हैज़ ऑलवेज बीन वर्कड इन अ लिमिटेड कंट्रोल इन द, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, और ये सब कुछ डिपेंड करता है लोगों पे कि वो किस हिसाब का मतलब उसका यूज़ किस हिसाब से हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टाइटल मैग्नीट्यूड ऑफ द सब्सटेंस यूज इन इंडिया, इस टाइटल के हिसाब से 1.7 करोड़ पीपल प्रोफेशनली हेल्प लेते हैं टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी. इंडिया की अगर बात करें, रिपोर्ट ये बोलता है कि डीक्रिमिनलाइज होने के लिए या फिर ड्रग्स की आदत हटाने के लिए 1.7 पीपल लोग हेल्प लेते हैं इंस्टीट्यूशंस का और साइकियाट्रिस्ट का, ताकि वो एडिक्टिवनेस हटा पाए. डिस्पाइट द फैक्ट दैट टैकलिंग सप्लाई साइड ऑफ द ड्रग कर्ब्स द एक्सेस एंड इट विल also likely to have a great impact on the drug menace. दूसरा, what can India learn from Portugal? ये एक फ्रेम दिया है कि इंडिया पोर्चुगल से क्या सीख सकता है या क्या चीज़ अर्न कर सकता है. एज द यूनियन गवर्नमेंट now looks to the positive step of moving away from the framework and considering the decriminalization of possessions, it could borrow from the Portugal's experience in the field. 2001 में Portugal, after suffering from one of the worst drug epidemics in Europe, was the first country to shift the policy from decriminalization, eliminating the criminal charge,
फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्सनल यूसेज, बिकॉज पोर्तुगल में एक टाइम ऐसा था, एक फुल ईयर ऐसा आया था कि बहुत केसेस नोटिस किए गए थे उनके यहाँ पर एपिडेमिक के थ्रू एंड एज एन एपेंडेमिक, और उसको हटाने के लिए पोर्तुगीज़ ने वर्क किया था, जिसमें उन्होंने विद इन 10 days ट्राई किया कि जितनी भी सप्लाई है और लोअर पोर्तुगल्स उसको पकड़ पाए। उसके बाद एज पर द पोर्तुगल लेजिस्लेशन, persons caught less than a 10-day supply for a drug was not to subject of the justice. Instead they are required to appear before a panel comprising of doctors, psychologists. तो उन्होंने डिफरेंस बनाया कि अगर ऐसे मतलब इनिशियल्स है, जस्ट उनको मतलब अभी स्टार्ट है, दे आर नॉट नोन, तो उनको साइकियाट्रिक और पैनल के थ्रू उसको ख़त्म करेंगे, ना कि पूरा कोर्ट प्रोसीजर में बैठाएंगे। एंड somehow it showed that it was very beneficial because उन्होंने जैसे एग्जांपल्स दिया, ये जो उन्होंने चेंज लिया या मॉडल ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन लाया, इस चेंज की वजह से उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द सब्सटेंस इंक्रीज टू 63% बिटवीन 1998 से 2008। दूसरा, दिस इज़ बिकॉज द एक्सेस ऑफ addiction facilities became easier due to the reduced fear of क्रिमिनल सैक्शन। तो वो लोग ने हेल्थ कंसर्न को पहला प्रायोरिटी रखा, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस दिया कि इफ़ दिस इज़ द थिंग यू कैन यूज़ दी हेल्थ फैसिलिटीज़। और लोगों ने फिर जो लॉ के डर से शायद बाहर नहीं निकलते थे या लॉ के डर से अपने उस चीज़ एडिक्टिवनेस से ख़त्म नहीं हो पा रहे थे, बट आज दे वर एबल टू डू बिकॉज अब उनके अंदर वो डर ख़त्म था। वो लोग डायरेक्टली हेल्थ चेकअप के लिए या फिर जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे उन्होंने, उनके पास जाकर अपना एडिक्टिवनेस ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से पोर्तुगल का ऐसा एग्जाम्पल लेने की बात की है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? सो डीक्रिमिनलाइजिंग हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग प्रमोटिंग बेटर एक्सेस टू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, प्रोवाइडिंग अ ब्रीदर टू इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बिकॉज इंडियन जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडिया में पहले से बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, फ्रॉम अप्रॉक्स 15-20 ईयर्स पुराने केसेस अब तक पड़े हैं, उस पर और बर्डन बढ़ रहा है। तो क्यों ना बर्डन कम करने की जगह एक प्रॉपर इनिशिएटिव आप लो, सो दैट आपके केसेस भी रिजॉल्व हो एंड लोगों को भी हेल्प हो फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव। As a corollary, it will allow the state to focus its resource on the prosecutions of the person involved in the large scale trafficking. और ऐसे छोटे छोटे जो भी केसेस हैं उनको आप मतलब प्रॉपर हेल्थ डॉक्टर्स और साइकियाट्रिक प्रोवाइड करके यू कैन एंड अप। दैट इज़ द थिंग दैट पोर्तुगल ने किया, और यही चीज़ बोले जाते कि इंडिया को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई थिंक सो आपको आज का आर्टिकल क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।